अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 5 प्लांट स्टार्ट किया था और उसमें आप लोगों ने प्लांट्स का जो है इंट्रोडक्शन देखा था। आप लोगों ने प्लांट्स के 2 मेजर ग्रुप फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद आप लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट्स को डिटेल से देखा था, उसमें आपने उसके सीड स्ट्रक्चर को देखा था। प्लस आप लोगों ने 2 मेजर ग्रुप्स की डेफिनेशन जस्ट अभी आपने पढ़ी थी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें जो मेन डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो इसका बुक वर्क है वो आज कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आप लोग आ जाएँ बुक्स पर, पेज नंबर 45। कंपेयरिंग अ मोनोकॉट एंड अ डाइकॉट। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट के जो मेन डिफरेंसेस दोनों में पाए जाते हैं, जिसकी बेस पे हम एक को मोनोकॉट बोलते हैं, दूसरे को डाइकॉट, उनको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 उन्होंने दिया हुआ है सीड। व्हेन द सीड जर्मिनेट दे प्रोड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ सीड लीव्स। जैसे ही सीड ग्रो करता है वो अपने अंदर डिफरेंट तादाद में, डिफरेंट नंबर में सीड लीव्स प्रोड्यूस करता है। सीड लीव का दूसरा नाम आप लोगों ने कोटिलेडन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। द सीड ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट हैज़ ओनली 1 सीड लीफ। मोनोकॉट जो प्लांट है उनके अंदर जो सीड है उसके अंदर सिर्फ 1 सीड लीफ होता है, या कोटिलेडन आपने इसका नाम पढ़ा था। वाइल डाइकॉट हैव 2 सीड लीव्स। जबकि जो डाइकॉट प्लांट हैं उनका जो बीज होता है, उनका जो सीड होता है, उसके अंदर 2 सीड लीव्स पाए जाते हैं। द कोटिलेडन ऑफ द मेज सीड इज़ ओनली अ थिन लीफ रिजेंबलिंग द अडल्ट लीव्स। उन्होंने कहा है कि मेज का जो सीड होता है, मकई का जो पौधा है, उसका जो बीज होता है, उसका जो कोटिलेडन है उसके अंदर जो लीफ टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है वो बिल्कुल थिन सा एक लीफ होता है जो बिल्कुल बड़े लीफ की जैसा ही लगता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द एंडोस्पर्म टू फीड द एम्ब्रियो इज़ नॉट इन द सीड लीफ। अब एंडोस्पर्म वो मटेरियल होता है जो बेबी प्लांट एम्ब्रियो, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सीड के अंदर छोटा सा प्लांट होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, बेबी प्लांट होता है। उसको खुराक फ्राहम करने के लिए एंडोस्पर्म जो है वो उसको मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि जो मोनोकॉट है उनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, तो उनका जो कोटिलेडन होता है वो 1 सीड लीफ होता है, बहुत ही थिन सा होता है और अडल्ट लीफ जैसा ही देखने में लगता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इस वजह से उसकी शेप जो है वो लीफ टाइप होती है, थिन सा होता है। द 2 कोटिलेडन्स ऑफ द फ्रेंच बीन सीड आर राउंडेड। जबकि अगर हम फ्रेंच बीन के सीड को देखते हैं जिसके अंदर 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, वो राउंडेड होते हैं यानी गोल शेप में होंगे। एंड फैट थोड़े से हेल्थी होते हैं, मोटे होते हैं, बिकॉज दे कंटेन द एंडोस्पर्म, क्योंकि उनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है टू फीड द न्यू प्लांट। नए प्लांट को, नया जो बेबी प्लांट उसके अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो, उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होने की वजह से उसके जो कोटिलेडन है वो राउंड और फैट होते हैं। द फर्स्ट ट्रू लीव ऑफ अ प्लांट आर ऑफन आर डिफरेंट शेप। जो पहला ट्रू लीफ निकलता है किसी भी प्लांट का वो डिफरेंट, अक्सर जो है वो मुख्तलिफ इकसाम का होता है, मुख्तलिफ शक्लों का होता है। तो ये मेन डिफरेंस है, मैंने आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। मोनोकॉट का आप सीड देखें और यहाँ पे डाइकॉट का दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स हैं, इसलिए हमने उसको डाई नाम दिया था। ये प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि डाई का मैंने मतलब आपको बताया था होता है 2, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो आपने इससे याद रखना है कि इसके अंदर 1 कोटिलेडन है और डाइकॉट के अंदर 2 कोटिलेडन है, इसी वजह से इनका नाम जो है वो मोनोकॉट और डाइकॉट रखा गया है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड कैरेक्टर, स्टेम। द स्टेम ऑफ अ प्लांट प्रोवाइड्स द सपोर्ट इट नीड टू स्टैंड अपराइट। स्टेम क्या करता है? स्टेम प्लांट का वो हिस्सा होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहे। द स्टेम्स होल्ड अप द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम जो है वो लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को होल्ड करके रखते हैं। स्टेम्स आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिटवीन द रूट्स एंड द शूट। इसके अलावा स्टेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनके अंदर प्रेजेंट होता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कहते हैं? किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो सिस्टम पाया जाता है, कहाँ से कहाँ वो मूव करता है, रूट से शूट, शूट से रूट में जो चीज़ों की, पानी की या जो फूड की तरसील होती है, उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, वो भी स्टेम ही के ज़रिए होती है। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टेम में पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? वेस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। एंड कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये वेस्कुलर सिस्टम किसके ज़रिए से ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों की? उसके अंदर ट्यूब्स पाई जाती हैं, एक ट्यूब का नाम है जाइलम और एक है फ्लोएम। डेट कैन कैरी वाटर
यानी एक जो उसमें से जाइलम वाली ट्यूब्स हैं वो वाटर को कैरी करती हैं, पानी को लेके जाती हैं पूरे प्लांट तक, एंड फूड फ्लोइंग अराउंड द प्लांट। अब आपको पता है कि प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब करना होता है वो रूट्स के ज़रिए करती हैं, तो जाइलम जो है वो रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है उसको पूरे प्लांट के सेल्स तक पहुंचाता है, अपर पार्ट्स तक भी। इसी तरह से जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो फूड जो है वो प्लांट के हर सेल तक, उसके नीचे वाले पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। यानी ऊपर से फूड जो है वो नीचे की जाने मूव करता है और वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि प्लांट एक लिविंग जो है वो थिंग है, और लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग थिंग्स के जो सेल हैं उनको सर्वाइव करने के लिए वाटर की और फूड की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन के साथ साथ। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो प्लांट के हर सेल को मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर पाई जाती है उस सिस्टम को हम बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम, जो कि स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। और वेस्कुलर सिस्टम में जो चीज़ हेल्प करती है वो 2 ट्यूब्स होती हैं। जैसे हमारे घरों में कोई मोटर लगी होती है तो उसके ज़रिए से, पाइप्स के ज़रिए से पानी पूरे घर में जाता है, चाहे आप लोग डबल स्टोरी में रह रहे हैं, काफ़ी सारी मंजिलें आगे घर की, तो भी ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो वो जैसे पाइप्स का एक सिस्टम होता है, सेम इस तरह समझ लें कि ये प्लांट के अंदर जो वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट है वो इन ट्यूब्स के ज़रिए होती है। लुक एट दीज क्लोजअप इमेजेस ऑफ द स्टेम्स ऑफ अ डाइकोट एंड अ मोनोकोट प्लांट। नीचे आपको इमेजेस दिए गए हैं, उनको आपने ज़रा गौर से देखना है कि जो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग्स इन डाइकोट। डाइकोट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल से मुराद क्या है, जाइलम और फ्लोएम, वो एक रिंग की फॉर्म में जो है वो अरेंज हैं इन डाइकोट एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम इन मोनोकोट। जबकि जो मोनोकोट प्लांट है उसके अंदर वो स्कैटर्ड हुए हुए हैं, यानी बिखरे हुए हैं। इधर आपकी बुक में मिस्टेक है, आपने ये करेक्शन करनी है। ये जो मोनोकोट स्टेम लिखा हुआ है ये एक्चुअली डाइकोट स्टेम है, और जो डाइकोट लिखा हुआ है ये मोनोकोट स्टेम है। तो जो डाइकोट स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो अरेंज होते हैं रिंग की फॉर्म में इस तरह से। जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब्स हैं, ये सेक्शन काटा गया है, मतलब स्टेम जो है वो ऐसे लॉन्ग होती है, उसका दरमियान से पार्ट काटा गया है जो राउंड ऊपर वाली साइड से नज़र आएगा, उसको जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जब देखा जाता है तो कुछ इस तरह की शेप नज़र आती है कि जो मोनोकोट है उसके अंदर सारे के सारे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, जबकि डाइकोट में रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। आप लोग नेम की करेक्शन कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ। सीड और स्टेम के बाद अब हम अगला देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें पाया जाता है। इफ़ यू लुक क्लोजली एट अ लीफ, अगर आप लीफ को बहुत गौर से देखें, यू विल सी डैट इट हैज़ अ टाइनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्बेडेड इन इट। तो आपको गौर से देखने में पता लगेगा कि इसके अंदर छोटा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है जो कि लीव्स के अंदर इम्बेड हुआ होता है, उसके अंदर धुंसा हुआ होता है। दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ वेन्स। ये वेन्स का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है। अगर आप कभी गौर से लीफ को देखें तो उसके ऊपर छोटी छोटी सी इस तरह से लाइन्स होती हैं। चाहे आप मोनोकोट का देख लें, जैसे ग्रास वगैरह के ऊपर अगर आप लीफ को क्लोज व्यू उसका देखें तो उसके ऊपर इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइंस होंगी, जबकि अगर आप डाइकोट प्लांट की लीफ देख रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो इस डायरेक्शन में टाइनी सी वेन्स पाई जाती हैं। ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। द लीव्स ऑफ अ मोनोकोट प्लांट हैव पैरेलल वेन्स। जो मोनोकोट लीफ है उनकी वेन्स पैरेलल होती हैं, यानी इस तरह स्ट्रेट लाइन में साइड बाय साइड अरेंज होती हैं। रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। द लीव्स ऑफ अ डाइकोट प्लांट हैज़ नेट लाइक वेन्स। जबकि जो डाइकोट है उनकी वेन्स को हम नेट लाइक वेन कहते हैं कि पूरी वेन्स जो हैं वो इस तरह से स्प्रेड हुई भी होती हैं, एक नेटवर्क सा बन जाता है वेन्स का। उसमें वो क्रिस क्रॉसिंग उसके अंदर हो रही होती है, इन छोटे छोटे डब्बे बने हुए होते हैं जो लाइन्स ऊपर नीचे ओवरलैप करती हैं ऑल ओवर द लीफ, पूरे के पूरे तमाम लीफ के ऊपर। तो अब ये लीफ का बेसिक डिफरेंस है। जब कभी भी आपको कोई ऐसा लीफ नजर आए जिसके ऊपर नेटवर्क जो है वो वेन का क्रिस क्रॉस फॉर्म में है, छोटे छोटे जो हैं वो उसके अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं, उसको वो होगा आपके पास डाइकोट प्लांट का लीफ। और अगर आपके पास जैसे ग्रास का लीफ होता है उसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस होती हैं और वो पैरेलल अरेंज हुई होती हैं, तो वो निशानी होती है कि ये मोनोकोट प्लांट। नेक्स्ट है आपके पास फ्लावर। इफ़ अ फ्लावर हैज़ 3 पेटल्स, अगर किसी फ्लावर के अंदर 3 पेटल्स पाए जाएं, पेटल्स होती हैं पत्तियां, और अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3, या कोई ऐसा नंबर जो 3 पे डिवाइड किया जा सकता हो, जैसे 6, 9, 12, 15, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो 3 पे डिवाइड कर सकते हैं या 3 हैं, इट इज़ द फ्लावर ऑफ अ मोनोकोट प्लांट। तो ये निशानी है आपके पास कि आपके पास जो फ्लावर आपके पास हाथ में मौजूद है वो मोनोकोट प्लांट का फ्लावर है। इसमें 3 पेटल्स हैं या मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी ऐसे नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3, 6, 9, 12 और अप टू सो ऑन। इफ़ अ फ्लावर हैज़ अ नंबर ऑफ पेटल्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 4 और 5 और इट इज़ फ्लावर ऑफ अ डाइकोट प्लांट। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लावर आ गया है जिसके अंदर कोई पेटल्स का नंबर इस तरह से है
कि वो 4 पे या 5 पे डिवाइड किया जा सकता है। तो जैसे 4 पे डिवाइड किए जाने वाले नंबर्स आपके पास हैं 4, 8, 12 और इस तरह से 16, 20, ठीक है। और 5 वाले भी आपको पता है कि 5, 10, 15, 20, इसके अलावा भी आगे पूरी लॉन्ग जो लिस्ट है नंबर्स की। तो ऐसा नंबर जो 4 पे या 5 पे डिवाइड किया जा सकता है, अगर तो ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर पेटल्स का दांत इस तरह से है, तो वो फ्लावर निशानी होती है कि वो डाइकोट प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। तो जिसके अंदर 3 पेटल्स हैं या मल्टीपल ऑफ 3 हैं, वो आपके पास होता है मोनोकोट का, और जो दूसरा है वो होता है आपके पास डाइकोट। नेक्स्ट है आपके पास रूट्स। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्लांट मेक्स अप द रूट्स। प्लांट का जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा रूट कहलाता है। मोनोकोट हैज़ फाइब्रस रूट्स वाइल डाइकोट हैज़ टैप रूट। मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट पाई जाती है। फाइब्रस रूट क्या होती है कि एक रूट निकली है और निकलते ही वो मज़ीद रूट्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो सेकंड रूट निकलेगी वो भी डिवाइड करती जाएगी। इस तरह पूरा सा एक गुच्छा सा आपके पास होता है, काफ़ी सारी रूट्स होती हैं जो आपस में इंटेंगल्ड हुई हुई होती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, जो कि मोनोकोट का कैरेक्टर है। जबकि टैप रूट में क्या होता है कि मेन एक रूट निकलती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसके अंदर फूड स्टोर होता है और उसके अंदर से फिर जो है वो मज़ीद जड़ें निकलती हैं जो उसके मुकाबले में थोड़ी सी वीक होती हैं। तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट। यानी मेन एक रूट निकली जो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ब्रॉड थी, थिक थी, उससे मज़ीद जो है वो ब्रांचें निकल रही हैं तो डाइकोट। और अगर एक ही रूट निकलती है मज़ीद डिवाइड होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से बाकी जितनी भी रूट्स निकल रही हैं वो निकलती ही 2 से 1 से 2 में, 2 से 4 में और आगे डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसे जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट कहलाती हैं और वो कैरेक्टर होता है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट चेक। इसमें आप लोगों ने मोनोकोट और डाइकोट के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उनको समराइज़ करना है टेबल की फॉर्म में। इधर अगेन आपकी बुक में एक मिस्टेक गई है। उन्होंने फर्स्ट जो आपको सॉल्व करके दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है डाइकोट की पेटल्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ था, तो मैंने ये रेस करके यहाँ लिखा है 4 और 5। तो आपने भी ये करेक्शन करनी है। इसी तरह से जो मोनोकोट हैं पेटल्स इन सेट डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। आपने जो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने 3 और 3 से जो डिवाइड हो सकते हैं वो जो नंबर है हमारे पास उतनी पेटल्स होती हैं मोनोकोट में। तो आपने ये करेक्शन करनी है। उसके बाद आप सीड देखें डाइकोट और मोनोकोट का। डाइकोट के अंदर 2 सीड लीव्स होते हैं, यानी कोटिलेडन्स जो हैं वो 2 पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर 1 सीड लीव है। लीफ अगर हम देखें तो डाइकोट का नेट लाइक वेन्स होती हैं, मोनोकोट की पैरेलल वेन्स पाई जाती हैं। रूट्स जो हैं वो डाइकोट में टैप रूट है, जबकि मोनोकोट में हमारे पास फाइब्रस रूट होती है। स्टेम अगर आप देखें तो उसमें वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होती हैं और अरेंज्ड इन रिंग, जबकि मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं और उनमें कोई रिंग फॉर्म अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। उसके बाद आप नीचे देखें, आपको एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है इन्वायरमेंटल वॉच। इसमें उन्होंने बताया है कि ओवर मैनी सेंचुरीज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कहते हैं प्लांट्स को किसी जगह पे उगाना, ज़्यादा तादाद में जो प्लांट्स को उगाया जाता है उनकी काश्तकारी की जाती है, उनकी फसलें तैयार की जाती हैं, इस प्रोसेस को प्लांट फार्मिंग बोलते हैं। अब उसके लिए जो है वो साइंटिस्ट काफ़ी सालों से जो है वो ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि वो कुछ नए मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। They have tried to find the best seeds in order to produce the best yield of the fruit, vegetable and the other crops. उन्होंने जो है वो बहुत कोशिशों के बाद कुछ ऐसे अच्छे बीज तैयार कर लिए हैं ताकि वो उससे ज़्यादा अच्छी जो है वो पैदावार ले सकें। किसकी पैदावार? फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और इसके अलावा बाकी फसलों की। इन मैनी कंट्रीज़ दे हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस हाई यील्ड्स एंड बिगर बेटर लुकिंग क्रॉप्स। और बहुत से मुल्कों में उन्होंने ये तजर्बा कर भी लिया है कि उन्होंने ज़्यादा अच्छी जो है वो ज़्यादा मिकदार में उन्होंने अपनी फसलें पैदा की हैं जो ज़्यादा बड़ी हैं देखने में और काफ़ी बेहतर हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। दिस इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। लेकिन ये काम जो है हमेशा ठीक नहीं है। मतलब आप आर्टिफिशियल वेज जो है वो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि हम लोग थोड़े टाइम में ज़्यादा फसलें उगा सकें, ज़्यादा अच्छी पैदावार देने वाली फसल उगाएं, तो ये काम हर जगह जो है वो ठीक नहीं जाता। इफ़ द यील्ड्स आर टू गुड, अगर तो पैदावार आपको बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ मिल जाती है, बहुत अच्छी पैदावार आती है, फार्मर्स आर नॉट पेड इनफ फॉर देयर प्रोड्यूस, तो उससे क्या नुकसान होता है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें अपनी जो चीज़ की पैदावार जो उन्होंने प्रोड्यूस की है उसको सही तरह से पैसे नहीं मिलते, क्योंकि आर्टिफिशियल वे से जो उगाया जाएगा वो ज़्यादा देखने में अच्छा होगा तो लोग प्रेफर करेंगे उसको खरीदा जाए। तो अब जो किसानों ने लगाया हुआ है जो नेचुरल वे है उसके ज़रिए से उन्होंने इतना टाइम लगाकर किसी फसल को ग्रो किया तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, उनको कम पैसे मिलेंगे। इन सम कंट्रीज फार्मर्स आर पेड टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। कुछ मुल्कों में फार्मर को अपनी फसलें तबाह करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। दिस इज़ डन टू प्रोटेक्ट द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। ये क्यों किया जाता है? ताकि किसी भी खास फसल की जो कीमत है उसकी कीमत को कंट्रोल करने के लिए।
The flavors of the fruits and vegetables can be affected when too many man-made chemicals, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर एडिटिव्स आर यूज्ड। उन्होंने कहा इसके अलावा जो फ्रूट का और वेजिटेबल का फ्लेवर होता है, उसका जो जायका है, उसकी खुशबू है, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल वेज यूज़ करते हैं तो आप उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि पेस्ट को किल करने के लिए जो पेस्ट आपने पढ़े थे कि वो होते हैं हमारे पास, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को तबाह करते हैं, उन्हें हराब कर देते हैं। तो उनको किल करने के लिए जो स्प्रे किया जाता है, जो केमिकल यूज़ किया जाता है, उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड का स्प्रे करने से, और इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट को किल करने के लिए जो स्प्रे किया जाता है, जब ऐसे केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं तो जो उसमें फसल उगती है उस मिट्टी में, वो उसमें जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हार्म कैन आल्सो बी कॉज टू ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स एज वेल एज टू द इन्वायरमेंट। जबकि इसके अलावा इस चीज़ों को जब ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं तो इसका इंसानों को भी नुकसान होता है, कि इंसानों ने वही वाली फसलें जो है उसी का फल सब्जियां खाना है, तो वही केमिकल उनकी बॉडी में भी जाते हैं। इसी तरह दूसरे एनिमल्स और जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज होती है इनकी वजह से, तो इस तरह से इस आर्टिफिशियल वेज के हमें नुकसान भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास जर्मिनेशन। जर्मिनेशन बोलते हैं कि जब कभी भी आप लोग सीड को प्लांट सॉइल में सो करते हैं तो उससे जो नया प्लांट निकलता है उसके ग्रो करने के बाद उस सारे प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन का नाम देते हैं। When any seed falls onto the ground or is planted, जब कभी भी कोई सीड ज़मीन पर गिरता है या उसको खुद प्लांट किया जाता है, it needs the right conditions in order to grow। उसको कुछ जो हैं वो ऐसे हालात चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, कुछ मुनासिब हालात चाहिए होते हैं। The soil should be rich and fertile। कैसे हालात चाहिए होते हैं कि सॉइल जो है वो रिच होनी चाहिए। रिच का मतलब है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने अमाउंट में मौजूद हों जो प्लांट्स जो हैं वो उसे अपटेक कर सकें और ग्रो कर सकें। और फर्टाइल का भी ये मतलब है, फर्टाइल कहते हैं ज़रखेज़ को, जिसमें प्लांट इजीली ग्रो कर सकता है। वो ऐसी एयर होती है जिसके अंदर सॉइल होती है जिसके अंदर एयर भी प्रेजेंट हो और न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट हो। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट एंड वार्म। इसके अलावा प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रेश एयर चाहिए होती है, सनलाइट और थोड़ी सी गर्माइश, यानी बहुत ज़्यादा भी अगर कोल्ड टेम्परेचर है तभी प्लांट ग्रो नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स वाटर, इसके साथ साथ पानी जो है वो चाहिए होता है। ये कंडीशन सारी वो हैं जो प्लांट की ग्रो करने के लिए फेवरेबल हैं। अगर ऐसे अमाउंट में सारी चीज़ें प्लांट को मिल जाती हैं तब सीड जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। इफ़ द कंडीशंस आर राइट द सीड विल जर्मिनेट। अगर ये सारे मुनासिब हालात मिल जाते हैं प्लांट को तो सीड जो है वो उगना शुरू कर देता है। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। सीड सबसे पहले क्या करता है, पानी को जज्ब करता है। द वाटर मेक्स द फूड इन साइड द सीड क्वाइट सॉफ्ट। वाटर से क्या होता है कि सीड के अंदर का जो फूड है वो सारा का सारा नरम पड़ जाता है। इट आल्सो हेल्प्स टू ब्रेक ओपन द सीड कोड। इससे क्या होता है कि सीड कोड जो है वो एकदम से फट जाता है, जिसके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव सी कवरिंग होती है सीड के ऊपर, वो नरम होकर ओपन हो जाती है। इनसाइड द सीड द बेबी प्लांट बिगेंस टू ग्रो। और सीड के अंदर जो छोटा सा बेबी प्लांट होता है, एम्ब्रियो होता है, वो उगना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को स्टेप वाइज सारे स्टेजेस दिखाई गए हैं। नंबर 1 देखिए, द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल। सबसे पहले सीड को सॉइल में बरी किया जाता है। इट गेट वार्मथ एंड वाटर। उससे वहाँ गर्माइश मिलती है, पानी इसको अवेलेबल होता है। द सीड कोड बिकम सॉफ्ट। सीड कोड जो है वो नरम हो जाता है। नंबर 2 स्टेप में क्या होता है कि सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। सीड लीव्स नरम हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नंबर 3 देखें, द रूट बिगेंस टू ग्रो डाउनवर्ड। रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं, उगना शुरू कर देती हैं। क्यों? फॉर स्प्रेडिंग टू फाइंड वाटर। वो नीचे की तरफ इसलिए फैलती हैं ताकि वो पानी हासिल कर सकें, क्योंकि रूट्स का मेन काम है वाटर की एब्जॉर्प्शन होता है। 4th वन देखें, द शूट ग्रोज अपवर्ड। जो शूट वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है, वो अपर साइड पे ग्रो करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि फॉर रीचिंग फॉर एयर एंड वार्मथ ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की जो गर्माइश है और जो हवा है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, उसको हासिल करने के लिए प्लांट जो है वो ऊपर की जानिब, शूट वाला पार्ट ऊपर की जानिब ग्रो करता है। 5th पे देखें, लीव्स अपीयर ऑन द शूट। शूट के ऊपर फिर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। दीज विल इनेबल द प्लांट टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड फॉर द एनर्जी। और ये लीव्स फिर हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो मज़ीद फूड बनाएं और उसको अपने फूड को स्टोर भी करें अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। नंबर 6 पॉइंट है आपके बाद, स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स अपीयर। इस तरह से स्टेम जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर एंड दीज ब्लॉसम इनटू फ्लावर्स विच प्रोड्यूस सीड। फिर उसके बाद जो है वो बर्ड्स बनती हैं। बर्ड कहते हैं छोटी सी कोई आउट ग्रोथ, जैसे कोई फोड़ा फिंसी टाइप होता है, कोई उभरी हुई चीज़ होती है, जैसे हमारी आउट ग्रोथ जो है वो फेस पे पिंपल्स होते हैं। इस तरह से जो प्लांट की आउट ग्रोथ होती है, कोई उभरी हुई चीज़ होती है, उसको बर्ड बोला जाता है। और बर्ड के अंदर जो है वो टाइनी या तो लीफ प्रेजेंट होता है, बेबी लीफ, या फिर बेबी फ्लावर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, या बेबी स्टेम होता है। यानी बर्ड के अंदर से या तो फ्लावर निकलता है या स्टेम या फिर कोई लीफ निकल सकता है।
तो ये बर्ड जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं और फिर वो ब्लॉसम इनटू फ्लावर, उसमें से फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, विच प्रोड्यूसेस सीड, और वो फूल जो हैं वो उसके बाद दोबारा से सीड को प्रोड्यूस करते हैं। तो पूरा ये साइकिल है जिसके ज़रिए से सीड को आप सो करते हैं सॉइल में, उसके बाद दोबारा से वो हमारे पास फ्लावर एंड में बनता है, उसमें दोबारा सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट अब आप लोग आ जाए पेज नंबर 49, इसका बुक वर्क सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1 देखें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर हाउ मेनी ग्रुप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू। सीड की बेस पे फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आपके पास 2, यानी हम डाइकोट और मोनोकोट में इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइकोट प्लांट, इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट डाइकोट प्लांट की एग्जांपल है, इसमें आपके पास आंसर है ग्रैम यानी बी। थर्ड वन देखिए, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोकोट प्लांट, इन सब में से मोनोकोट प्लांट कौन सा है, वो है आपके पास वीट, बी ऑप्शन है इसमें। फोर्थ वन देखें, विच वन ऑफ दीज ग्रो ऑन एज द फर्स्ट लीव्स ऑफ अ न्यू प्लांट व्हेन द सीड जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले जो है वो कौन सी चीज़ ग्रो करती है, फर्स्ट लीव जो है प्लांट का, उसे हम क्या बोलते हैं जो उसमें ग्रो करता है, उसका नाम है कोटिलेडन्स। फोर्थ वन देखें, इसका है सी वाला। फिफ्थ वन आपके पास, इफ अ फ्लावर हैज़ 21 पेटल्स व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज़, अगर किसी फ्लावर के अंदर 21 जो हैं वो पेटल्स पाई जाती हैं तो वो कौन सी टाइप का फ्लावर होगा। आपने पढ़ा था कि 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3 या डिविजिबल बाय 3 जो नंबर हमारे पास आएगा, जो भी ऐसे नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड कर सकते हैं या 3 के मल्टीपल्स हैं, उन वो अगर नंबर हमारे पास मौजूद है तो वो टाइप होगी हमारे पास मोनोकोट। तो इसमें भी आप लोग करेंगे बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैच द डेफिनेशन इन द कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन द कॉलम बी। नंबर 1 देखें, अ ग्रुप ऑफ द प्लांट्स हैविंग ओनली 1 सीड लीफ, प्लांट का ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ 1 सीड लीफ पाया जाता है उसको हम मोनोकोट बोलते हैं। इसके आगे आप 1 लिखें। प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, सीड के ऊपर जो बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है उसे हम सीड कोट बोलते हैं। इसके आगे आप 2 लिखेंगे। ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स, ऐसे प्लांट के ग्रुप जिसके सीड जो हैं वो नेकेड होते हैं, ओपन होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। इसके आगे आप 3 लिखें। ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, ऐसे प्लांट जिनके जो सीड हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। नंबर 4 इसके सामने लिखना है। अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द सीड, के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम कोटिलेडन बोलते हैं। इसके आगे आप 5 लिखेंगे। ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स जो प्लांट में पाई जाती हैं उनको बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम। इसके आप सामने आप लोगों को लिखना है 6। नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच वन ऑफ दिस इज अ करेक्ट चॉइस फॉर द डाइकोट। नीचे काफ़ी सारे करेक्टर दिए गए हैं, ए वाले में भी, बी में भी और सी में भी। आपने तीनों करेक्टर्स को पढ़ना है, देखना है इनमें से राइट चॉइस जो है वो डाइकोट के लिए कौन सी है। हम फर्स्ट वाले को अगर हम रीड करेंगे 1 कोटिलेटन, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। डाइकोट में तो दो कोटिलेटन्स पाए जाते हैं। सेकंड पे आ जाए 2 कोटिलेटन्स, ये राइट ऑप्शन है। फिर पैरेलल वेन्स नहीं पाई जाती, यहाँ पे आके ये भी रॉन्ग हो गया। राइट वन क्या है आपके पास, सी 2 कोटिलेटन्स नेट लाइक वेन्स एंड टैपरूट, ये करेक्टर होता है हमारे पास डाइकोट का। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस फॉर अ मोनोकोट। मोनोकोट की देखते हैं हम लोग। नंबर 1 देखिए, 1 कोटिलेटन पाया जाता है, बिल्कुल ठीक। पैरेलल वेन्स पाई जाती हैं मोनोकोट में, और फाइब्रस रूट। फर्स्ट ही रीड करने से आपको अंदाजा हो गया तीनों करेक्टर मोनोकोट के हैं। इसमें आप ए वाले को सर्कल करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे कर चुके हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसके बाद आप नीचे वाला क्वेश्चन देखें, बिलो और द डायग्राम्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट स्टेम्स, विच डायग्राम shows the stem of the monocot and which shows the stem of the dicot, write the reason for your identification। नीचे जो आप लोगों को डायग्राम दी गई है आपने बताना है इनमें से कौन सी डाइकोट की है, कौन सी मोनोकोट की है, फिर आपने इसकी रीज़न भी बतानी है। आप देखिए जो फर्स्ट वन ए है वो डाइकोट है, उसके नीचे आपने डाइकोट लिखना है, इसके नीचे आप मोनोकोट लिखेंगे। रीज़न आप बताएंगे कि वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग्स, इसके वेस्कुलर बंडल रिंग्स की फॉर्म में अरेंज है। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल जो मोनोकोट में है वो बिखरे हुए हैं, अरेंज नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके बुक वर्क में जो जाएगा वो है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ प्लांट, पुट देम इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी आप लोगों ने सीड की जर्मिनेशन के स्टेप्स पढ़े हैं, उनको उन्होंने आगे पीछे कर दिया, आपने राइट अरेंजमेंट में लिखना है। नंबर 1 आपने इसको कहना है, जो 5th वन है वो नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 7th वन है वो नंबर 2 है, जो आपके पास 2nd वन है वो नंबर 3 है, जो 1st वन है वो नंबर 4 है, और जो आपके पास नंबर 5 है वो 6 के सामने आपने लिखना है, ठीक है। 6 आप लोगों ने 4 के सामने लिखना है, और 7 आप लोगों ने 3rd के सामने लिखना है। अब मैं ऊपर से नीचे एक दफ़ा बोल देती हूँ। 1 का आप लोगों ने सामने लिखना है 4, इस पर आपने 3, इस पर आपने 7, इस पर 6, इस पर 1, इस पर 5 और इस पर 2 आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ के आप लोग का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने कॉपी वर्क में जैसे इसका 1 क्वेश्चन किया।
और ये सारा कॉपी वर्क और बुक वर्क आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है।